Good morning, student. In this lecture, we will discuss about Ukraine and Russia issue. What is the reason behind what is happening into the Ukraine and Russia? What are his historical issues and what is the international response which is coming out from Ukraine and this Russia issue? So, first of all, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में दो सुपर पावर्स बनी थी एक तरफ थी यूएसए एंड सेकंड तरफ था सोवियत यूनियन या यूएसएसआर जिसे हमें कहते हैं तो जब ये दो सुपर पावर बने so there was a clash of ideologies on one side there was a capitalism and second side there was a socialism so USA was the advocate of a capitalism while advocacy of socialism is being done by USSR कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म दो तरह की विचारधारा की लड़ाई थी कैपिटलिज्म में कहते थे कि सब कुछ मार्केट डिसाइड करेगी डिमांड एंड सप्लाई पे भी कोई देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए वो सारा कुछ मार्केट डिसाइड करेगा एंड स्टेट कम से कम कंट्रोल करेगा कोई भी मार्केट को स्टेट का काम होगा सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बट अदर साइड में जो सोशलिज्म फॉलो करते थे आइडियोलॉजी वो कहते थे कि स्टेट सब कुछ सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट ही डिसाइड करेगा हर चीज़ सो देयर वाज अ वार of ideology between capitalism and socialism. USA was leading a group. On another hand, USSR is also leading a group. जो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज थी दैट आर मोर टिल्टेड टुवर्ड यूएसए तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने एक ट्रीटी भी साइन की थी एक जो मिलिट्री ट्रीटी थी उसे बोलते थे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नाटो सो दे फॉर्म अ नाटो ट्रीटी अब नाटो में जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने एक आपस में मिलिट्री ट्रीटी साइन की और बोला कोई भी तीसरी कंट्री अदर देन दिस नाटो कंट्री अगर किसी भी नाटो कंट्री मेंबर पे अटैक करेगी तो नाटो कंट्री मेंबर नाटो ऑर्गेनाइजेशन पूरी वो अपने पे अटैक लेंगे समझेंगे भी हम पे अटैक किया है और साथ में मिलके कलेक्टिवली उस पर्टिकुलर कंट्री को अटैक करेंगे जिन्होंने अटैक किया था नाटो के किसी भी एक मेंबर को सो टू काउंटर द इफेक्ट टू काउंटर दिस मिलिट्री कलेक्टिविज्म रशिया ने भी फिर यूएसएसआर ने भी एक पैक्ट साइन किया वार्सो पैक्ट अब रशिया का साथ देने वाली ज़्यादातर कंट्रियाँ थी ईस्ट यूरोप कंट्रीज अब इसी दौरान इंडिया नाम का एक पार्ट थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब भी चली थी और इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ नाप नॉर्थ अलाइन मूवमेंट तो वो जो नॉर्थ अलाइन मूवमेंट जो कंट्रियाँ नॉर्थ अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा थी उनका मानना था भी वो किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते ना कि यूएसए को ज्वाइन करेंगे ना ही यूएसएसआर के ग्रुप को so they was of opinion that they didn't want to join any of the group whether it's a USA group or a USSR group and they will stay neutral in the international area so हमें पता है कोल्ड वार को इसलिए कोल्ड वार बोला जाता है क्योंकि देयर वाज नो डायरेक्ट confrontation between these two superpowers there was a chance that a confrontation between a direct fight would have occurred between USA and Russia but fortunately that doesn't happen तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि सामने से एक तरह का फुल फ्लेज्ड वार की संभावना बन सके तो इसलिए इसे कोल्ड वार कहते हैं कि ठंडा था बस बातों से लगता था टेंशन थी कि हो सकता बट नहीं हुआ एंड ड्यू टू सम इकोनॉमिकल रीजंस एंड सम अनदर रीजंस यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है अब वो क्या रीजन थे हमारा इतना टॉपिक नहीं है आज का बट यूएसएसआर गोट डिसइंटीग्रेटेड इन 1991 और जब उसका टूटा यूक्रेन इतना बड़ा था यूएसएसआर तो उससे कई देश निकले थे उसमें से एक देश बना यूक्रेन you can see that Ukraine became an independent country in 1991 when the Soviet Union collapsed. However, the tension remains, especially over the issue language, culture and political alignment. अब हम देख सकते हैं कि इंडिया में भी पाकिस्तान इंडिया में से आया तो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का कल्चर है वो अलग हो गया या उनका जो सोच है या उनकी कल्चर है या लैंग्वेज है या इवन कि उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं वो अलग हो गए नहीं क्योंकि पाकिस्तान के लोग इंडिया के लोगों के साथ बरसों से रह रहे थे इसलिए इसलिए उनका खाना पीना कल्चर वे ऑफ लिविंग देयर लाइफ even way of language also is some kind similar to the Indian peoples तो इसलिए यूक्रेन चाहे बन गया था बट यूक्रेन में बहुत ज़्यादा रशियन पीपल थे रशियन स्पीकिंग पीपल थे और
उनकी सोच विचार सब कुछ रशिया के लोगों के साथ मिलता था, सभ्याचार उनका सेम था, कल्चर, सोशल वैल्यूज, देवर देवर सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन देम एंड रशियन पीपल्स। तो ये जो आप येलो में देख रहे हो, क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ये वो एरिया थे जो यूक्रेन का पहले पार्ट थे, बट रशिया ने इन पर्टिकुलर एरिया को अनेक्स कर लिया हुआ है। रशिया ने क्रीमिया को 2014 में अनेक्स कर लिया था, क्योंकि जब यूक्रेन में गवर्नमेंट बनी हुई थी जो कि एक प्रो गवर्नमेंट थी रशिया की, तो यूक्रेन की गवर्नमेंट थी जो वो कुछ ऐसे कानून लेके आ रही थी जो कि प्रो रशियन थे। प्रो रशियन मतलब रशिया के लोगों के, रशिया की कंट्री के फोर थे वो। इट वॉज नॉट अगेंस्ट रशिया, दे वॉज फेवरिंग द रशिया कंट्री। तो यूक्रेन के कुछ बंदे थे जिनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया प्रेसिडेंट के लिए। तो रशिया ने इसको देखा कि ये थोड़ा सा मामला खराब हो रहा है, देन रशिया डायरेक्टली अनेक्स दिस क्रीमिया। So this was the situation which was created, and Crimea was annexed by the Russia in 2014. और ये आप देखोगे कि ये तीन हिस्से थे, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन होती थी और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते थे यूक्रेन और रशिया, क्योंकि ये एरिया, देयर वाज द एरिया ऑफ टेंशंस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। एंड ये जो ऊपर के दो एरिया हैं, डोनेस्क एंड लुहांस्क, ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पे सेपरेटिस्ट मिलिट्री ग्रुप्स थे that was been backed by Russia, which were operating against Ukraine government. तो ये ऐसे एरिया थे जैसे इंडिया में पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चलता है, नॉर्थ ईस्ट में कई तरह की इंसर्जेंसी मूवमेंट चलती हैं, मिडल इंडिया में कई तरह का नक्सलिज्म चल रहा है। तो कुछ इंसर्जेंसी या सेपरेटिस्ट मूवमेंट वो होते हैं जो चाहते हैं कि वो अलग करना चाहते हैं अपने आप को देश से। तो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट इंटरनेशनल लेवल पे कई तरीके से सपोर्ट की जाती है, जैसे खालिस्तान मूवमेंट बोला जाता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर या हेल्प करता है, या इन जो नॉर्थ ईस्ट की रीजन में इंसर्जेंसी चल रही है उसमें चाइना का बड़ा रोल बोला जाता है। जैसे ही नक्सलिज्म को बोला जाता है कि वो लेफ्टिस्ट पार्टी हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सपोर्ट करते हैं इंडिया में। सो दिस आर द टेक्टिक्स बाय विच अदर कंट्री वीकन्स द होस्ट कंट्री। इवन कि पाकिस्तान में जो बलूच एरिया है, जो बलूच के लोग हैं वो चाहते हैं, बलूच के जो रेबल्स हैं या सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से लग जाएं। एंड इट इज इवन सेड दैट दैट पर्टिकुलर ग्रुप्स और बलूच एरिया के जो लोग हैं पाकिस्तान में, उनको सपोर्ट करती है इंडिया। So there are various kind of, we can say, the techniques, international tactics, by which a particular country is being targeted and supported or backed by another country, so that that particular country get weakens. तो इसलिए जो पर्टिकुलर एरिया है डोनस्टाक एंड लोमसाक, इसमें रशियन पीपल की तादाद भी ज़्यादा है जो रशिया लैंग्वेज बोलते हैं, और ये रशिया गवर्नमेंट बैक करती थी उनको, और यूक्रेन के खिलाफ लड़ते थे, वो यूक्रेन की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो 2022 में ऐसा क्या हुआ, 2022 में ऐसा क्या हो गया कि वो वार थोड़ा सा अलग गया, क्योंकि वो फुल स्केल वार अब शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं रशिया लड़ती थी यूक्रेन के एरिया में, जो ये क्रीमिया, ये ऊपर के थ्री येलो एरिया थे, यहाँ पे लड़ती थी रशिया। यूक्रेन के एरिया था ये पहले, और यहाँ पे लड़ती थी, बट 2022 में तो पूरा ही यूक्रेन पे अटैक कर दिया उन्होंने, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले पहले क्यों 2014 में क्या हुआ और 2022 में उससे अलग क्यों था। Because now Russia is directly attacking the sovereignty and territorial integrity of यूक्रेन। हम देख सकते हैं कि वार इन ईस्टर्न यूक्रेन, अब वार जो भी हुआ वो ईस्टर्न यूक्रेन में होता था। ईस्टर्न यूक्रेन वो एरिया जो डायरेक्टली बॉर्डर करता था रशिया को, पहले वहाँ वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी बढ़िया बढ़िया, बट जैसे अब इंडिया की लद्दाख वाले साइड में लड़ाई हो जाती है, तो चाइना ज़्यादा से ज़्यादा लद्दाख के एरिया में आ जाता है इंडिया के। तो वो एक तरह का स्मॉल वार होता है, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अगर सोचो इंडिया इंडिया और चाइना का बहुत एक फुल स्केल वार हो जाए, जो कि बहुत इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है, बट वो इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि इंडियन, चाइना, चाहे चाइना जितनी मर्जी बड़ी पावर हो, बट इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट कंट्री एंड इट कैन प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर वेरी वेल। तो फुल स्केल वार हो ही नहीं सकता इंडिया पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल होने को हो भी सकता है। तो अगर वो इंडिया को चारों तरफ से घेर ले चाइना, तो फिर वो तो एक तरह का डायरेक्ट वार डिक्लेयर हो गया। तो इसलिए 2022 में देयर वाज अ फुल स्केल इन्वेजन बाय रशिया ओवर द यूक्रेन। इवन कि यूक्रेन का जो कैपिटल है वहां तक रशिया पहुंच गया था।
सोचो इंडिया की कोई किसी के साथ जंग हो जाए और दूसरी सेना दिल्ली तक पहुंच जाए। तो ये सिचुएशन बन गई थी यूक्रेन की। अब नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज द इंटरनेशनल रिस्पांस, और इवन वी कैन से दैट व्हाई रशिया इज सो मच अग्रेसिव इन नेचर। रशिया का पॉइंट कुछ हद तक सही भी है, जैसे कि हमने नाटो पढ़ा। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और यूक्रेन का शुरू से झुकाव रहा है वेस्टर्न कंट्रीज पे और स्पेशली यूएसए पे। इवन की वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूक्रेन, ब्रिटेन, जर्मनी, इवन France, they have promised, and USA also promised that they will bring Ukraine into the NATO। अब वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को हम नाटो में की ट्रीटी में भी शामिल करेंगे। सो दिस इज द डायरेक्ट चैलेंज विच इज रशिया इज फेसिंग। बिकॉज अगर आप यूक्रेन को नाटो में ले जाओगे तो एक तरह का अपना इन्फ्लुएंस ही तो बढ़ा रहे हो, और बढ़ा भी कहाँ रहे हो, बिल्कुल रशिया के बगल में, रशिया के बॉर्डर पे। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया की फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी इसलिए है क्योंकि इंडिया चाहता है कि उसके जो नेबर्स हैं वो सेफ हों। सेफ हों इन द सेंस कि इंडिया सेफ हो उनकी वजह से। इसलिए तो इंडिया ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका में करना चाहता है। उनके साथ अच्छे रिलेशन इसलिए रखना चाहता है ताकि चाइना अपना ज़्यादा से ज़्यादा दबदबा ना कर पाए इन देशों में। क्योंकि अगर चाइना ने ज़्यादा से ज़्यादा दबदबा इन्वेस्टमेंट करी इन देशों में तो चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है। और जब अगर चाइना की प्रेजेंस बढ़ेगी, अब कल को क्या पता चाइना अपने वारशिप्स, मिसाइल्स वगैरह बिल्कुल रख दें इन कंट्रियों में, उनसे परमिशन ले लें इन कंट्रियों से कि हम अपने कुछ वेपन्स रखना चाहते हैं। और परसों को हमारा इंडिया का युद्ध हुआ तो चाइना कैन इजीली डिस्ट्रॉय इंडिया। बिकॉज बिल्कुल साइड्स में आप पूरे आपके जो एरिया बॉर्डर है उसमें आपने पहले ही अपनी प्रेजेंस इतनी बना ली, तो कल को तो दे कैन डू एनीथिंग ना। दैट्स व्हाई द इंडिया इज ऑलवेज फॉलोइंग इज फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी, ताकि पड़ोसियों को हम खुश करके रखें। तो देन रशिया, अगर उसके पड़ोसी जो कि यूक्रेन है, अब यूक्रेन में अगर वेस्टर्न कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगी, कल को तो यूक्रेन ऐसे ही बोल देगा कि मैं तो अपना सारा कंट्री एक फलानी कंट्री के साथ, वेस्टर्न की कंट्री के साथ मिला रहा हूँ। टोटली आई एम इंटीग्रेटिंग माई कंट्री विद द वेस्टर्न एनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। So it will be a direct challenge to the Russia. So Russia is very valid in his point that uh, they Russia even said that they should promise that Ukraine will never become a part of NATO। अब ये इंटरनेशनल इंसिडेंट्स बन जाते हैं, इंटरनेशनल एक तरह का इशू बन जाता है कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री को कैसे बोल सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन सकते। तो सर दिस इज अनदर क्वेश्चन। There are various number of other questions also that we will discuss. For example, was the all which is happening in यूक्रेन एंड रशिया। तो ये सारे मसले थे यूक्रेन और रशिया के, इनका जो बैकग्राउंड हमने थोड़ा सा पढ़ा, और इनका क्यों हिस्टोरिकल क्या इन्फ्लुएंस था। एथनिक कोलिजन मतलब एथनिक भी है कि यूक्रेन में काफ़ी लोग हैं जो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं और रशियन के साथ लोगों के साथ टाई अप बना के रखते हैं। और भी कुछ हमने देखा इसमें, बट अब हम देखेंगे व्हाट आर द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन में ये है कि यूरोपियन यूनियन के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं आज भी वो यूक्रेन को बैक कर रहे हैं पूरा, वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। एग्जाम्पल है उसमें से ब्रिटेन, जर्मनी, पेरिस। इटली की जो प्रेसिडेंट है, या आई थिंक प्राइम मिनिस्टर वहाँ की जो भी है प्रेसिडेंट, वो इतना सपोर्ट नहीं करते यूक्रेन को। मतलब ठीक है, दे आर सपोर्टिंग द Ukraine, but they didn't want to support Ukraine by sending their military support to the Ukraine, क्योंकि Ukraine is a very small country and it cannot protect itself from a big power like Russia। Even the Donald Trump ने ये बोला कि it will be a 3 or 4 days job of Russia government to take over the Ukraine, provided that Ukraine was not supported by USA military support। तो ये सारा कुछ इनको यही तो सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए और दूसरी कंट्रियां, तो सारा मिलिट्री सपोर्ट देते हैं उनको, अपने सोल्जर्स दे रखे हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी दे रखे हैं ताकि रशिया फुल स्केल इन्वेजन ना कर पाए यूक्रेन का। तो ये सारा सिचुएशन है, और डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बोला है कि इवन बिफोर कमिंग और बिफोर अज्यूमिंग द चार्ज ऑफ ऑफिस, ही
promised USA voter that he will bring a peace talk in Ukraine within a 2 or 3 months. तो डोनाल्ड ट्रम्प हमें सबको पता है कि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करता है एंड उसने बोला है कि वो पीस लेके आएगा यूक्रेन में एंड ही इवन सेंड हिज officials and ask for the Russian official to come in the Saudi Arabia and they will held a meeting in Saudi Arabia for how the peace will be established. And the biggest question in this international world politics is country जिसके बारे में आप विचार कर रहे हो, the country which is involved or the future of country which has to be decided, that country's officials are not invited. This is the big power games. The only big powers or big countries win from these wars and all of these uncertainties in the world. What is happening in the world? It is always the big powers which get benefits. जो कंट्री की आप बात कर रहे हो, जो कंट्री को आप पीस लेके आना चाहते हो जिस कंट्री में, उसी कंट्री को आप उस पर्टिकुलर टॉक्स या मीटिंग में बुलाते नहीं हो. So this is very sad and this is how the international politics work on a larger issues. बट यूएसए चाहता है कि यूएसए अपना रिसोर्सेज क्यों खराब करे किसी भी कंट्री के लिए, क्यों यूएसए अपना मिलिट्री सपोर्ट दे यूक्रेन को, क्यों यूएसए के सोल्जर मरे, क्यों यूएसए के जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से वो यूक्रेन में अपना वार करवा रहे हैं. सो डोनाल्ड ट्रम्प हैज हिज ओन इश्यूज एंड होज कंसर्न्स. जो भी हो बट रशियन इज इन विन विन सिचुएशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया बिकॉज जो दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दे आर ऑल्सो नथिंग विदाउट दे आर समथिंग बट they can't help single-handedly without the help of USA. और इवन की यूनाइटेड नेशन में जो रेजोल्यूशन आया उसमें इवन तो ब्रिटेन और जर्मनी ने रशिया को अग्रेसर बोला है और यूएसए ने तो उसको वोट भी नहीं किया उस रेजोल्यूशन को, क्योंकि यूएसए रशिया को अग्रेसर नहीं मानता है. यूएसए वांट वेरी गुड रिलेशन विद द रशिया अंडर द डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंटशिप ऑफ कोर्स. So this is all about what happening in Ukraine and what are the international system or international countries. So when we are talking about India, then India has a neutral stand because it will not speak against the Ukraine because of its close relation with the Russia. And but still India has said that it has taken a neutral stand, and it has said that this situation should be resolved through diplomacy and dialogues. But क्वेश्चन ये है कि जो सोचने को बनता है कि वाई डोनाल्ड ट्रम्प इज सो मच थिंकिंग अबाउट रशिया. हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए या यूएसए बोल सकते हैं, यूएसए रशिया के साथ इसलिए पास जाना चाहता है क्योंकि एज वी कैन से दैट रशिया एंड चाइना इज हैविंग वेरी गुड रिलेशनशिप. वो देखना चाहता है कि रशिया एंड चाइना की रिलेशनशिप कैसे ना कैसे तोड़े. हो सकता है कि वो रशिया के साथ और पास होकर ऐसा कर सकें. एंड सेकेंड, वो इस मुद्दे से हटना चाहता है अब. They want to choose some, they want to increase their interest in this Asia region. They want to check the China growing power because हमें भी पता है कि China is very much emerging country and it has become a very big power. अगर चाइना यूएसए ने सारे रिसोर्सेज इन कंट्री में लगा रखे हैं, इसराइल वगैरह में, पैलेस्टीन इशू में, या ये जो चल रहा है यूक्रेन और रशिया का इशू, देन चाइना तो एक फिर से एक तरफ बहुत पता नहीं कब कितनी बड़ी पावर बन जाएगा. तो इसलिए यूएसए अपना सारा फोकस थोड़ा सा एशिया रीजन में भी लगाना चाहता है ताकि वो चाइना को टारगेट करे. तो ये भी कारण हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी के, या फोरसाइट उसका ये भी हो सकता है. बट एट द एंड ऑफ डे it is the small countries which are suffering. As we can see that we know that America is the greatest nation. It has the oldest democracy. People of Great America are real democrat. They have a liberty of speaking anything. They talk about of democratic values. But and can the America become a great again by doing this kind of things that they are not thinking about of the small countries? Like अफगानिस्तान में जब आप बाहर जाते हो, यूएसए व्हेन एग्जिट फ्रॉम द अफगानिस्तान, जैसे ही यूएसए जाता है तो अफगानिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो खत्म हो जाती है. तालिबान अगेन कम बैक टू द रूल. और तालिबान ने जो शर्तें की थी, पीस टॉक जो भी उनकी हुई थी अफगानिस्तान की,
अफगानिस्तान हो रही है, तालिबान और तालिबान बेसिकली यानी यूएसए में। तालिबान तो डिडंट फॉलो एनीथिंग आफ्टर यूएसए एग्जिट फ्रॉम द अफगानिस्तान। उसके बाद वहाँ के लोगों का राइट्स हैं, जो वुमेन राइट्स है, वायलेट हो रहे हैं दबा के। सो द सेम सिचुएशन माइट बी हैपन इन द यूक्रेन ऑल्सो। जब यूएसए अपना मिलिट्री सपोर्ट सारा वापस ले लेगा, वहां से सोल्जर ले लेगा अपने वापस अमेरिका के, तो यूक्रेन के लोगों के राइट्स भी क्या पता वायलेट हो जाए। सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वी कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वेरी ग्रेट नेशन लाइक ऑफ यूएसए। But anyhow, this is the whole situation of what is happening in Ukraine and Russia and what are the international responses. And one more point to note is that ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने अब पीस टॉक के लिए उन्होंने भी बोल दिया, क्योंकि एज ऑलरेडी सेड दे कांट हेल्प यूक्रेन अगेंस्ट रशिया विदाउट द हेल्प ऑफ यूएसए। बट इन्होंने ये बोला वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूरोप की, कि वो पीस टॉक्स तो ले आएंगे बट रशिया फिर से ऐसी समस्या ना क्रिएट करे बार बार। कम से कम अपने एक फिक्स से कर दे वो कि हम, हाँ भाई ये ठीक, हम पीस टॉक कर रहे हैं, उसमें से ये गाइडलाइंस हम मान रहे हैं, उसके बाद हम अटैक नहीं करेंगे और कभी भी। सो दे वांट सम काइंड ऑफ श्योरिटी फ्रॉम देम आल्सो। So thank you. This was all about what is happening in Ukraine and Russia.